हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अभी 30 दिनों का एक मास्टर सीरीज क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और विशेषकर उनके लिए है। और साथ में झारखंड के अलावा अतिरिक्त किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ जो जीएस का जो सिलेबस है, या फिर जीके का जनरल नॉलेज जीके का जो सिलेबस है उसको भी साथ में कवर किया जा रहा है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये है जो हमारे चैनल से अब तक नहीं बने हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी 3 पार्ट में क्लास ले रहा हूं, जो प्रत्येक दिन क्लास लिया जा रहा है। तो आज यह 30 डेज का जो क्लास है उसका आज यह 3rd क्लास है और यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आज आएगा। तो आज चलिए हम देखते हैं इसमें कि आज हमारा सिलेबस में क्या है, आज का डेट में हम लोग का क्या पढ़ना है। तो इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो झारखंड जनसंख्या 2011 पढ़ने वाले हैं, झारखंड में धार्मिक आंदोलन पढ़ने वाले हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ने वाले हैं और लातेहार जिला पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से आज हम लोग लातेहार जिला करने के बाद पलामू प्रमंडल में जो 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हुए। चलिए आइए हम फिर आगे देखते हैं झारखंड जनसंख्या 2011। ठीक है, तो झारखंड की जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134 है। कितना है? 3,29,88,134। आपको पूरा पूरा ये कंठस्थ होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए, है ना। एक है ना ऑन योर फिंगर टिप्स होता है पूरा मुँह जबानी, वही आपका ये मुँह जबानी होना चाहिए कि झारखंड की जनसंख्या कितना है। तो तुम तुरंत पड़ाक सा बोलिए 3,29,88,134 है। जबकि 2001 का पूछे 2001 में कितना था, तो 2,69,45,829 है। तो 2001 का तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन अब का 2011 का जनसंख्या जो है कि प्रश्न में आता ही है। अब ये अगर पूछेगा देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देश में जो जनसंख्या है ना उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका कितना ये है, तो 2.72%। ये अक्सर पूछता है प्रश्न में, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहीं रहता है प्रश्न तो वहाँ ही पूछता है कि देश में कुल क्षेत्रफल का झारखंड का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ ये जनसंख्या है 2.72। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा 2.42। ठीक है, क्या चीज़ है? क्षेत्रफल है। मैंने अभी इसे लिख दिया ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, और अक्सर इसमें लोग कन्फ्यूजन होते हैं। इसीलिए जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, हाँ ना, जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका वर्गीकरण और जनसंख्या, है ना, मतलब पुरुष जनसंख्या कितना है, महिला जनसंख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, नगरीय जनसंख्या कितना है, अनुसूचित जाति का जनसंख्या कितना है, अनुसूचित जनजाति का कितना है, अल्पसंख्यक कितने हैं, 0 से 5 वायु वर्ग की जनसंख्या कितना है, राज्य में कुल श्रमिक कितना है, अपुरुष श्रमिक कितना है। तो ये जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। वर्तमान में ये डाटा चेंज हो गया होगा, ठीक है, चूंकि 2011 के बाद से अब तक सर्वे नहीं हुई है। तो पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 1,69,30,315 है। जबकि महिला कितना है, 1,60,57,819 है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 2,50,55,073 है। और नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 79,33,061 है। जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है,
तो 39,85,644 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, एसटी की संख्या, तो 86,45,042 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी का जनसंख्या देखें, और भी अगर प्रतिशत की देखा जाए तो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना कितना है, तो 51.32% है, 51.32% है। ठीक है। अब महिला जनसंख्या कितना है, तो 48.68 कितना है, 68% है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ग्रामीण में लोग कितने लोग रहते हैं, तो ग्रामीण में रहने वालों की संख्या कितना है, झारखंड में 75.95 है ना, 75.95% जो है कि ग्रामीण में लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और नगरीय जनसंख्या मतलब जो शहरी जनसंख्या है, शहर में रहने वाली आबादी जो है मात्रा कितना है, तो 24.05% है, 24.05% है मात्रा। और जबकि हम बात करते हैं यदि अनुसूचित जाति का, एससी का है ना, शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट की प्रतिशत कितना है, तो 12.08% है। जबकि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का बात किया जाए तो कितना है, 26.20% है, 26.20% है। और अल्पसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक कितना है, तो ये आपका अल्पसंख्यक है 19.12। और यदि 19.12 अल्पसंख्यक है और इन लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है, तो अल्पसंख्यक के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है ना। अब इसके बावजूद भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेकर के अब अपना सीट सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो फिर यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और खासकर कितना अच्छा मस्त क्लास मिल रहा है, फिर भी लाभ नहीं ले पाएंगे और अपना सीट सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो सबका सौभाग्य हो, सब अपने अपने सीट सुनिश्चित जरूर करें, क्योंकि आपको तो मात्र एक ही सीट लाना है ना, और आपके लिए तो रखा हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करते जाना है और आपका सीट सुनिश्चित है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितना है, तो 53,89,595 है, 53,89,595, जो कि 16.3% है। पूरी जनसंख्या का कितना है यह, तो 16.33% है। राज्य में कुल श्रमिक की संख्या कितना है, तो 1,30,98,274 है। जबकि पुरुष श्रमिक की बात किया जाए तो 84,24,769 है। और महिला श्रमिक की बात किया जाए तो कितना है, 46,73,505 है। तो ऐसा तो हम लोग संख्या में देख लिए, और इस प्रकार से एक बार आपको सुनने से संख्या कभी याद होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप कान खोल करके सुन लीजिए। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिला। सर्वाधिक जनसंख्या मतलब क्या समझे आप, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब क्या समझे आप, तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब जहां पे जनसंख्या सबसे अधिक हो। और न्यूनतम जनसंख्या वाले मतलब क्या समझे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिला मतलब क्या समझे आप, न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिला मतलब जहां जनसंख्या सबसे कम हो, तो कम से बढ़ते क्रम की ओर चलेंगे तो न्यूनतम में देखेंगे, ठीक है। और अधिकतम में कहाँ देखेंगे, जो सबसे अधिक जनसंख्या है जिस जिला का है, उसके बाद फिर उसका कम है, फिर उसका कम है। इस प्रकार से हम लोग 5 जिला को देखते हैं और न्यूनतम में 5 देखते हैं। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि बोल देगा कि क्रम से सजाइए, है ना, न्यूनतम जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिलों को सजाइए, ठीक है, या फिर अधिकतम जनसंख्या के दृष्टिकोण से इन जिलों को सजाइए, और आपको जैसे तैसे दे देखो उदल फुदल करके, ठीक है, तो आपको हो जाएगा परेशानी, समस्या। तो चलिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आप ठीक से क्लास कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सो देखिए अब, तो रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है, वो जनसंख्या कितना है, तो 29,14,253 है। कितना है, 29,14,253। आपको सारा जिला की जनसंख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, वो ऊपर से 5 और नीचे से 5 याद कर लीजिएगा तो उतना ही काफ़ी है। और जो जिला आपको लगता है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फिर उसको आप देख सकते हैं। फिर क्या है, धनबाद में कितना है, तो 26,84,478 है। गिरिडीह में कितना है, तो 24,45,474 है।
पश्चिमी सिंहभूम में क्या चीज़ है, तो 22,93,919 है। और बोकारो में कितना है, 20,62,330 है। जबकि न्यूनतम में देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, तो लोहरदगा का है। कितना है, तो 4,61,790 है, 4,61,790 है। उसके बाद आपका खूंटी जिला की जनसंख्या है 5,31,885 है, 5,31,885 है। उसके बाद फिर किसका है, तो 5,99,578 है, जो कि सिमडेगा का है। किसका है, सिमडेगा का है। फिर कोडरमा है, कोडरमा में कितना जनसंख्या है, तो 7,16,259 है। जबकि लातेहार में कितना है, तो लातेहार में है 7,26,978 है, 7 लाख है ना, 7,26,978 जनसंख्या आपका लातेहार में है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर कितना रहा 2011 में, तो 22.42% रहा, जो कि 2001 में कितना था, 23.3% था। तो उससे लगभग 1% का जो है ना कि इसमें क्या हुआ, जनसंख्या में कंट्रोल हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। दशकीय जनसंख्या दर की दृष्टि से देश में स्थान, यह 10वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है पूरे देश में, झारखंड राज्य का 10वां स्थान है। ठीक है, अब यदि इसमें बात किया जाए कि सबसे अधिक वृद्धि दर कब रहा था, तो आपका 1981 से 91 के बीच में रहा था, जो कि 24% रही थी बढ़ करके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिला, तो ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, कोडरमा में। मतलब उन लोग दिन रात बैठ करके पता नहीं क्या कर रहे थे, है ना, जनसंख्या वृद्धि करने में पूरा लगा हुआ था सब। फिर चतरा भी उससे कम नहीं रहा, है ना। उसके बाद जो है फिर चतरा रहा, गिरिडीह रहा, पाकुड़ रहा, देवघर रहा। जबकि इन लोग शिक्षित जिला है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। और सबसे देखिए, सबसे जो अच्छा ज़्यादा जहाँ पे शिक्षित लोग हैं ना, वहाँ पे आपको जो है ये सब कम मिलेगा। ठीक है, ये सब दिन रात बैठ करके वही सब नहीं करते रहेगा। चलिए, तो यहाँ धनबाद में देखिए, सबसे जो है कि धनबाद में 11.99%, मतलब सबसे कम जो है ना वृद्धि हुआ है कहाँ, तो धनबाद में हुआ है। तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है ना। हमें जनसंख्या में कंट्रोल करना ही चाहिए। ज़्यादा बाल बच्चा पैदा कर लेगा, मालूम चलेगा कि खिलाने पिलाने की भी ताकत नहीं है, पढ़ाने लिखाने का दूर छोड़िए। तो अपने हिसाब से रखना चाहिए। बेचारे भी वे लोग क्या करेंगे, है ना, रोजगार है, कुछ काम धंधा मिल रहा है नहीं, कहीं नहीं जाना है, तो मन नहीं लगता है, तो चलो आराम फरमाते रहो, यही होता है। तो बेरोजगारी भी इसके पीछे कारण हो सकता है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, लेकिन थोड़ा समझदार होना चाहिए, शिक्षा का अभाव है इसीलिए जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में क्या है, तो 15.68% है। ठीक है, देखिए यदि आपको मजा आ रहा है ना क्लास में, तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप यदि लाइक करते हैं ना, तो मेरा थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ जाता है, समझ गए। मेरा अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना पूरा स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका लाइक सब्सक्राइब को देख के ही हम जो है इतना हमको प्रेरणा मिलता है कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आप इसका लाभ ले रहे हैं और आपको अच्छा क्लास लग रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा इधर उधर ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ताक झांक करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है कि बेल आइकन में भी थोड़ा ताक झांक कर लिया कीजिए। और साथ में जो लाइक जो है ना बटन, उसमें भी एक नज़र डाल लीजिए, बस आपकी एक नज़र ही काफ़ी है। आगे देखते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में कितना है, तो पूर्वी सिंहभूम में आपका है 15.68%, और बोकारो में कितना है 16.01%, और रामगढ़ में कितना है 17.85%, और जामताड़ा या फिर दुमका में दोनों में सेम है, जो कि 20.05%। तो बहुत अच्छा, इस प्रकार से हम लोग क्या देखें इसमें, तो वृद्धि वाला 5 जिला, और इसमें क्या चीज़, मतलब सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना हिस्सा पड़ेगा, झारखंड यदि बांटेंगे हम लोग तो 414 व्यक्ति का पड़ेगा। मिला जुला ठीक ही है।
आगे फिर देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसका 14वां स्थान है। ठीक है, हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी इसका 14वां स्थान है देश में। अब आगे फिर क्या चीज़ देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अब यहाँ पूछ दिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सॉरी जनसंख्या घनत्व वाला। आपका शुरू में लोग देखे थे जनसंख्या वाला, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, रांची में है। लेकिन यहाँ पूछ दिया है जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पे है, धनबाद में है। धनबाद में कितना है, 1316 है ना, 1316 है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एकदम खचाखच भरा हुआ है। फिर उससे कम बोकारो में है ना, थोड़ा सा एल फैल से बोकारो में है। कितना है उसमें है, 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होंगे। रामगढ़ में कितना है, 708 है। पूरी शिवभूमि में कितना है, 644 है। और देवघर में 602 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, तब देवघर। ठीक है, और सबसे नीचा से पूरा आयल फैल में कौन उल्टा पुल्टा सब रहता है, तो सिमडेगा में पूरा आयल फैल से रहता है ना। मात्र 100 कितना है, 59 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 159। और उससे थोड़ा सा है ना दिक्कत में कौन है, तो 169 है। किसके हालात का है, फिर भी आराम से रहेगा इन लोग। गुमला में 191 है ना। अभी क्या है, पश्चिमी सिंहभूम में 208 है। जबकि पूर्वी सिंहभूम में देखिए कितना सारा है। तो पश्चिमी सिंहभूम बहुत बड़ा जिला भी है। और खूंटी में 210 है। आप देखिए खूंटी कितना कम छोटा सा जिला है, और वहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है। जब जनसंख्या कम है, छोटा सा है, तब तो इसका जनघनत्व भी कम है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। मतलब क्या हुआ कि 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 अगर पुरुष की जनसंख्या है तो उसमें कितना है, 948 महिलाएं हैं। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान से कितना है, तो 17वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्गीकरण, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण में लिंगानुपात देखें तो 691 है ना। सॉरी 961 है, 691 बोल रहे हैं, 961 है 2011 में। और जबकि नगरीय में, शहर में जो है कि 910 है। मतलब 910 महिला है तो 1000 पुरुष है। तो उससे अच्छा तो जी आपका ग्रामीण में हो गया ना, कि 961 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष है। बतलाइए, गांव देहात में भी रह करके जो है कि इस चीज़ को महत्व दिया है महिलाओं को, है ना, तब तो 661 है, अरे 961 है। अनुसूचित जाति में लिंग अनुपात कितना है, तो 950 है। बहुत अच्छा है भाई। अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात कितना है, तो 1003 है। देखिए अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की संख्या अधिक है, आप पुरुष की संख्या कम है। ठीक है, तो उसमें 1003 जो है महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके लिए थैंक यू। अब आगे हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला। ठीक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस में है, तो आपका भी तुरंत देखें क्या कौन सा, तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है, 1005 है। देखिए 1005, यहाँ पे 3 था, यहाँ 5 कहाँ से आ गया। ठीक है, सिमडेगा। अच्छा, लिंगानुपात वाले 5 जिला पूछ रहा है। ठीक है, लिंगानुपात में ये तो प्रजाति में दिया हुआ था ना 1003, लेकिन सबसे अधिक अगर बात किया जाए जिला में तो पश्चिमी सिंहभूम में है जो कि 1005 है। सिमडेगा में है 997 है। और खूंटी में 997 है। गुमला में 993 है। और पाकुड़ में 900। तो मतलब इन सभी जिलों में बहुत अच्छा हम इसको मान सकते हैं लिंगानुपात। ठीक है, जहाँ पे अधिक है। और वही जो है कम वाले में देखते हैं, धनबाद में देखिए 909 है ना। धनबाद में जो है कि पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन वहाँ पे जो है कि 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। फिर आपका रामगढ़ में है 921 है। बोकारो में 922 है। देवघर में 925 है। पलामू में 928 है। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को, ये पूरा ग्राफ है, पूरा डाटा का चीज़ है ना। एक बार सुनने से कभी भी आपको याद होने वाला नहीं है। डाटा का चीज़ बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ेगा इस वीडियो को, तब जाकर के आपका माइंड में रहेगा। शिशु लिंगानुपात में बात किया जाए 0 से 6 वर्ष की में, तो 948 है। कितना है, 948 है। ठीक है,
वर्गीकरण के आधार पे देखा जाए तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है कि 957 है। नगरीय शिशु लिंगानुपात जो है 908 है। अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात कितना है तो 984 है। अनुसूचित जनजाति में शिशु लिंगानुपात कितना है तो 900 कितना है 79 है। आगे देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक जो है कि किस जिला में है तो आपका किस में है पश्चिमी सिंहभूम में 900 कितना है 83 है। पाकुड़ में 975 है। लोहरदगा में 970 है। सिमडेगा में 900 कितना है तो ये 69 है। और लातेहार में 968 है। ठीक है, जबकि अगर हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में देखें तो धनबाद में कितना है 916 है। बोकारो या फिर पूर्वी सिंहभूम में कितना है तो 923 है। रामगढ़ में कितना है 927 है। हजारीबाग में कितना है तो 933 है। जबकि रांची में कितना है तो 938 है। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपका जो चैप्टर है ना थोड़ा सा आपको बोरिंग ला सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें डाटा संबंधित है। तो इसको आप एक बार में ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको देखने की चीज़ है, बार बार पढ़ने की चीज़ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। हालांकि और सब वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। थोड़ा सा इसमें डाटा संबंधित इसमें मैं और अतिरिक्त में क्या समझाऊँ, कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं। साक्षरता दर झारखंड का कितना है तो 46.41% है। जबकि 2001 में कितना था तो 53.56% था। साक्षरता के दृष्टिकोण से झारखंड देश में इसका स्थान 32वां है। देखिए शिशु लिंगानुपात में इसका 17वां था और इसका क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना था 14वां था। अब हम बात करते हैं इसमें क्या चीज़ तो इसमें साक्षरता के दृष्टिकोण से 32वां इसका स्थान है। 32वां कैसे है भाई, 28 राज्य है तो 32वां कैसे हो जाएगा। तो फिर जो यूटी है ना जो केंद्र शासित प्रदेश उसको मिला करके इसमें बात किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत स्थिति खराब चल रहा है झारखंड का उस हिसाब से। और इससे भी बदतर कहाँ का है, बिहार का है। बिहार का शिक्षा स्तर बहुत खराब है लेकिन वहाँ के बहुत एक से धुरंधर लोग से पढ़ने में रहता है। बहुत सारे वहाँ से IAS IPS बन के निकलते हैं। मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार हैं, मेहनती भी हैं, थोड़ा सा अपना बिहारी भी है। झारखंड दर का वर्गीकरण इसमें हम देख चुके हैं हम लोग है ना। पुरुष साक्षरता दर कितना है तो झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है ये प्रश्न पूछा गया है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है 76.84%। ठीक है, जबकि महिला कितना है तो 55.42% और ग्रामीण 61.1% और नगरीय 82.3%। ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे अधिक पढ़े लिखे वाला जिला कौन कौन है भाई। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता जिला और न्यूनतम में बात करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता जिला में कौन है, रांची है। रांची में कितना है तो 76.06% है साक्षर हैं। जबकि पूर्वी सिंहभूम में कितना है तो 75.09% है। धनबाद में कितना है 74.52% है। रामगढ़ में कितना है तो 73.17% है। जबकि बोकारो में कितना है तो 72.01% है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं किस में तो पाकुड़ में सबसे कम है 48.82% है। साहेबगंज में कितना है तो 52.04%। गोड्डा में 56.40% और जबकि पश्चिमी सिंहभूम में कितना है तो 58.63% और लातेहार में कितना है तो 59.51%। ठीक है, तो हम इसमें मिला जुला कर देखें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है तो रांची में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता देखा जाए तो कहाँ पे है पाकुड़ में है। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं आगे में क्या हम लोग का फिर है। तो इसमें दिया हुआ है कैटेगरी वार करके। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ रांची में है, कितना है तो 67.44% है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आप आराम से आप देख करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है,
सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या कितना है, तो 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या के कितना है, तो 40 पॉइंट, देखिए ओबीसी की संख्या कितना अधिक है ना, और आरक्षण बहुत कम मिलता है, 40.42% है। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावां है। ठीक है। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहाँ, खूंटी है। खूंटी में सबसे कम ओबीसी की संख्या है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई है ना, सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ 6 प्रकार के क्या चीज़ हैं, तो धर्म वाले लोग रहते हैं। फिलहाल में अन्य में भी कुछ लोग हैं, तो 6 से अधिक हो गए ना, और सबका प्रतिशत दिया हुआ है। हिंदू का प्रतिशत कितना है, तो 67.83% है, जबकि मुस्लिम कितना है, 14.53% है। सिख कितना है, 0.22% है। जैन कितना है, 0.05% है। बौद्ध कितना है, 0.03% है। और अन्य में 13.04% है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले 6 सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची और गुमला है। ये सब क्या चीज़ है, अल्पसंख्यक केंद्रित जिला है। आगे देखते हैं झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जाति की जनसंख्या के आंकड़े। देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ करके पढ़ते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए बहुत अच्छा। आगे फिर हम देखते हैं। देखिए ये सब डाटा भी आपका क्या चीज़ है, घर में पढ़ने का चीज़। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आंकड़े, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा, आराम से बैठ कर पढ़िएगा, ठीक है। चूँकि सब आंकड़ा है, इसमें हम और क्या बता सकते हैं। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों की प्रतिशत, इसमें जो जनजाति हैं उन लोगों का प्रतिशत है, इसमें 10 तक का दिया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या चीज़ है, 2011 की जनगणना के समय झारखंड में जनगणना महानिदेशक कौन थे, तो सुनील कुमार वर्णवाल थे। इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडलीय उत्तरी छोटानागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है, तो पलामू है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें ग्राफ के आधार से दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे कम क्या चीज़ है, जनसंख्या, ठीक है। तो इसको आप ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज को, और आप इसको जो है आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं जूम कर दिया, जितना बड़ा हो सका उतना। अब इसको आराम से अब जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर से यहाँ डाटा संबंधित है ना, कुल जनसंख्या कितना है कि नहीं है सो, तो झारखंड एवं भारत के जनसंख्या संबंधित आंकड़े। झारखंड और भारत से संबंधित, भारत में कितना है कुल जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भारत दिया हुआ है दाहिने तरफ में, बीच में क्या है, झारखंड का है। तो आप तुलना करके इसमें पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर हम आगे आते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो हम धार्मिक आंदोलन की ओर चलते हैं। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म है और बौद्ध धर्म से शुरू इसमें मेंशन किया हुआ है। जैन धर्म में क्या बता रहा है, उसको देखिए। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी होता है। तो लोरे यादगा क्या इसका है, तो जैन धर्म का भगवान महावीर के लोरे यादगा की यात्रा, जो था ना लोरे यादगा, इसको क्या बोलते हैं, आंसुओं की नदी, किस में, तो मुंडारी में, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, ये प्रश्न कहीं पूछा हुआ है, तारांकित किया हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ऊंचा है, जो कि 4478 फीट ऊंचा है। फीट में इधर दिया हुआ है, इधर मीटर में दिया हुआ है, और दोनों तरफ से प्रश्न घुमा करके पूछा हुआ है, ठीक है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ पे यह है,
तो गिरिडीह में है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी का निर्माण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे। तो यहाँ और सारे भी थे, तो उसमें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ था। अब इसमें से आगे देखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। मतलब 24 में से 20 लोग जो है यहीं पे अपना निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उन 20 का नाम है, पहला में कौन था? अजितनाथ, दूसरा में है संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, है ना, सुमित नाथ, पदम प्रभु, और नेक्स्ट में कौन है? तो सुपार्वनाथ, चंद्र प्रभु, इस प्रकार से हैं। और सबसे अंतिम में कौन है? तो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ से पहले कौन थे? नेमिनाथ। ठीक है, तो नेमिनाथ के बाद पार्श्वनाथ है, जो कि अंतिम इसके क्या जी थे? तो निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, और इसे क्या कहते हैं? तो जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। छोटनागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद है। ठीक है, मानभूम जो है अभी उसी को वर्तमान में धनबाद कहते हैं। यह जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। क्या? मानभूम मतलब धनबाद। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। दामोदर व जो कसाई नदी है ना, इसी घाटी से इन लोगों का बहुत सारा अवशेष प्राप्त हुए हैं। है ना, हनुमान गांव ये क्या चीज़ है? तो हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से भी जैनियों के प्रमुख पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी जैनियों का हुआ पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है? तो शिवभूम में क्या चीज़ है? तो शिवभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, शिवभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, जो जनजाति के लोगों ने इन्हें शिवभूम से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो सरक क्या चीज़ है? श्रावक का बिगड़ा हुआ एक रूप है, जिसको शिवभूम से बाहर निकाल दिया गया था इस जनजाति को। ठीक है, आगे देखते हैं कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? तो यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ अवशेष विद्यमान है। और इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो 10वें तीर्थकर थे ना, कौन? शीतनाथ। किसका? तो जैन धर्म का। उसका जो यहाँ पे क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। यहाँ पर कुल कितना है? तो 9 जो है जैन तीर्थकर की प्रतिमा है। ठीक है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म का अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तो जो अनुयायी जो थे पार्श्वनाथ का है ना, उसी का पदचिन्ह भी यहाँ पे है। और बौद्ध धर्म के बारे में चलो आप आगे हम लोग देखते हैं। तो मूर्तियाँ गांव एक है, जो कहाँ पे है? तो यह पलामू में अवस्थित है। कहाँ पे है मूर्तियाँ गांव? पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो एक यहाँ पे क्या चीज़ है? सिंह शीर्ष। शीर्ष में क्या होता है? मुख, है ना, सिंह वाला जैसा एक मुख का जो मिला हुआ है, जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण जो सिंह शीर्ष है ना, उसी से मेल खाता है। जो सांची स्तूप में है, उसी से यहाँ भी दिखता है। अगला है करुआ गांव। यहाँ से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुई है। करुआ गांव से हुआ है, तो बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। सूर्य कुंड, यह हजारीबाग जिला का में अवस्थित है। और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। सूर्य कुंड गर्म पानी के लिए जाना जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। बहरनपुर। ठीक है, बहरनपुर क्या चीज़ है? यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।
बेलवा दाग ये क्या है, यह खूंटी जिला में अवस्थित है बेलवा दाग। ठीक है, कहाँ पे है, तो खूंटी जिला में अवस्थित है बेलवा दाग। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव ये कहाँ है, तो यह गुमला जिले में अवस्थित है कटुंगा गांव। यहाँ से भी क्या हुआ है, तो बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अब पटम्बा गांव कहाँ है, तो यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। चलिए, एक से बढ़कर एक और हो गया 2। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या है, दियापुर दालमी, यह धनबाद जिला में अवस्थित है। कहाँ पे ये है, तो यह दियापुर दालमी धनबाद जिला में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते फिर है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, धनबाद से। दियापुर दालमी से कहाँ, तो बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, है ना। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। अब बुद्धपुर में क्या चीज़ है, तो बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अब आगे क्या चीज़ है, तो घोलमारा यहाँ का है। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। खंडित मतलब टुकड़ा। ठीक है, बुद्ध मूर्ति का टुकड़ा जो है कहाँ से मिला है, तो घोलमारा से मिला है। ईचागढ़ कहाँ है, तो सरायकला खरसावां जिले में स्थित है ईचागढ़। ठीक है, यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी की है। ठीक है, तारा की मूर्ति है जो कि बौद्ध देवी की है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है, और जो रांची म्यूजियम है वहाँ पे इसको रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। तो फाहियान जो था ना, क्या चीज़ था, ये लोग बहुत बड़ा यहाँ से वहाँ जो है यात्रा कर रहा था, है ना, यात्रा यहाँ से वहाँ बहुत लोग करते रहते थे। तो फाहियान द्वारा भी इसका चर्चा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। यहाँ से प्राप्त विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा मिलता है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियाँ वाला एक स्तूप मिलता है। और अन्य तथ्य में क्या है, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रायन शाखा विकसित हुई, है ना। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का, है ना, क्या हुआ, ह्रास प्रारंभ हो गया था। कब, तो कुमारगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास मतलब समाप्ति की ओर चले गए थे। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। हम किस क्या चीज़ हम लोग को देखना है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या चीज़ है, तो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। देखिए, ये सब करने के बाद आपको क्या है ना, कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जब तक सब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इतना अच्छा इस प्रकार से आपको जो है ना तो किताब की आवश्यकता, ना तो ट्यूशन की आवश्यकता, ना तो कोचिंग क्लासेस का आवश्यकता, और ना तो आपका पैसा खर्च, सब कुछ आपका बच जा रहा है। लेकिन अब क्लास इसलिए नियमित रूप से कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो यह उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है जरूर, लेकिन किससे मिलता जुलता है, तो मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है, मतलब जो नीचे दिया गया है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपका पद है क्या चीज़ है, ये महतो है। ठीक है, क्या चीज़ है, महतो है। ठीक है, तो महतो जी का क्या होता है, इसका रोल है ना, भूमिका, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो महतो का काम क्या चीज़ है, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहते हैं। तो जो गांव का जो प्रधान हुआ ना उसी को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है उसी को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ है, तो गांव के स्तर में जो भी मामला होता है उसको निपटारा करता है, जो भी समस्या होती है उसको यह हल करता है। और इसमें जो गांव के जो अनुभवी लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, लोग को प्रधान के जो
बुजुर्ग लोग जो होते हैं क्या ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। चलिए, महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। अब हम अगला आता है क्या चीज़, तो मांझी। ठीक है, अगला क्या चीज़ मांझी है। यह महतो का सहयोगी होता है। महतो का क्या होता है, सहयोगी होता है। कौन, मांझी। मांझी इसको सहयोग करेगा। महतो को पंचायती है ना आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो महतो का जो पंचायती जो आदेश हुआ उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो यही आपका मांझी करेगा। ठीक है, अब अगला क्या आगे देखते हैं। आगे क्या चीज़ है, तो पढ़ा या पढ़ा है। ठीक है, इस कई गाँव 5, 7, 11, 21 या 22 है ना, मतलब अधिक गाँवों को मिलाकर क्या चीज़ है, तो पढ़ा या पढ़ा का निर्माण होता है ना। यह अंतर्ग्रामीय पंचायत होती है। अंतर्ग्रामीय मतलब बहुत सारा गाँवों के बीच के मिला को होता है, उसी को अंतर्ग्रामीय पंचायत कहते हैं, जो पढ़ा या पढ़ा के नाम से जाना जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गाँवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। जब एक से अधिक गाँव के बीच में जब कोई विवाद हुआ ना, तो उसका निपटारा कौन करेगा, पढ़ा करेगा, चाहे पढ़ा करेगा। ठीक है, यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों के विभक्त होता है ना। यह 3 कैटेगरी में विभक्त होता है, निम्न, मध्य और उच्च, 3 श्रेणी में विभक्त होता है, बटा होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत के फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब इसमें जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च, तो पहले निम्न स्तर से इसका जांच होता है ना, फैसला किया जाता है, और वहाँ से नहीं संभला तो फिर मध्य स्तर में जाएगा। जब मध्य स्तर से भी नहीं हुआ तो फिर इस पे कहाँ जाएगा, तो उच्च स्तर में जाएगा। मतलब इसको वैसे समझिए, पहले जिला कोर्ट में कुछ मामला मैटर नहीं सट आउट होता है तो कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में भी नहीं आता है तो कहाँ जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी प्रकार से उन लोग का भी जो है ना, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का 3 भाग में बटा हुआ था। किसमें तो हम लोग किसमें देख रहे हैं, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं पढ़ा राजा। तो यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा राजा क्या होते हैं, तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख होते हैं। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब गांव में देखा भाई कि गांव का जो महतो है या मांझी है, मांझी महतो से नहीं हुआ, तब कहाँ चल जाता है, पढ़ा राजा पास पहुँच जाता है। एक होता है पढ़ा दीवान। पढ़ा सर्वोच्च यह सर्वोच्च पदाधिकारी है ना, है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करते हैं। तो यह जो है पढ़ा दीवान जो है कि बहुत बड़ा एक बड़ा अधिक सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, पधारी होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करते हैं। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। अब पढ़ा दीवान जो जितना भी पढ़ा राजा उससे भी ऊपर होता है पढ़ा दीवान। तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। ठीक है, किनके बीच, सभी राजाओं के बीच में। पढ़ा राजा द्वारा निर्मित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो जो मैटर आपका पढ़ा राजा पास भी नहीं ठीक होता है, उसको कहाँ लाया जाता है, तो पढ़ा दीवान के पास लाया जाता है। यही तो इसमें था। अब इसमें एक है पाहन। पाहन का क्या काम है, यह गांव के धार्मिक प्रधान होता है। पाहन कौन होते हैं, तो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। तो गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। किसमें, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, और पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहने भूमि कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहने भूमि हुआ ना, पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहने भूमि कहते हैं। पाहन क्या काम है, शादी विवाह, पूजा पाठ, हेन तेन, पर्व त्योहार, विवाह उत्सव सब करवाना। ठीक है, चलिए अब आई क्या चीज़ है, बैगा। ठीक है, बैगा क्या काम है, और इसका पद के बारे में समझते हैं। इसे वैधा भी कहा जाता है ना, वैध। यह पाहन को सहयोग करता है।
पहन को क्या करता है, यह सहयोग करता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ग्रामीण देवता जो होते हैं उन्हें पूजा पाठ करके शांत करने का काम करता है। महतों के कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान थे। तो महतों का कार्यभार पूर्व में, अब बैगा कहीं जो है ना, पूर्व में बैगा कहीं गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कहते थे। अब महतो कार्यभार भी किसका होता था, बैगा कहीं होता था। अगला है डाडा पढ़ा। तो यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। किसमें, तो डाडा पढ़ा में। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। आगे जो है ये लास्ट दो है, ये है आपका पढ़ा पंच। क्या चीज़ है, पढ़ा पंच है। तो आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पढ़ा पंच का आयोजन कब होता है, तो आश्विन पूर्णिमा का दिन, याद रखिएगा। आश्विन को ही आश्विन बोलते हैं। और अन्य तथ्य में क्या चीज़ है, तो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, ठीक है, और दूसरे दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर से क्या क्या इसमें लिखा हुआ है सब। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, एक गांव को पढ़ा राजा गांव, जबकि दूसरे को दीवान गांव, और तीसरे को पनेर गांव, और चौथे को कोटवार गांव, और शेष को क्या कहते हैं, प्रजा गांव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज किए, पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था समाप्त किए। ठीक है, और मेरा अंतिम और क्या चीज़ है, हाँ, अंतिम टॉपिक है जो कि लातेहार जिला है। लातेहार जिला में कितने प्रखंड हैं, तो जरा देखते हैं। महुआ, डाड़, गारू, सतबरवा, अरे बरवाडी। अब एक इसमें जो है कि नया जो बना अभी क्या चीज़, सरजू है। ठीक है, तो सरजू को मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे सरजू भी है। कहाँ पे है, तो गारू, यहाँ पे एक और बन चुका है प्रखंड सरजू है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सरयू है, सरजू, जहाँ सरजू भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। तो नया मिला करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पहले कितना था, 9 था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो आपका यहाँ पे चंदवा है शुरू में। ठीक है, रांची से आएंगे तो पहले क्या मिलेगा, चंदवा, बालूमात, बारियातू, हेरहंज, लातेहार, मनिका, बरवाडी, यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, सरजू, गारू और महुआ डांड। यहाँ पे क्या चीज़ है, सरजू है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्या चीज़ है, प्रखंड है। इसमें एक कम है। चलिए आगे देखते हैं। लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 पलामू जिला से विभाजित करके बनाया गया। ठीक है, मुख्यालय लातेहार, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4291 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितना है, तो लातेहार का कुल जनसंख्या कितना है, 7,26,978 है। हम लोग पहले जस्ट देख चुके हैं। और दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 29.61% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 169। लिंगानुपात 967 और शिशु लिंगानुपात 968 है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या भाई लातेहार का खासियत है, जरा देख लिया जाए। तो साक्षरता दर इसका कितना है, 59.51%, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे थे। लातेहार नीचे से 5वां स्थान में है। अनुमंडल कौन कौन है, तो लातेहार और महुआ डांड है। प्रखंड में कौन कौन है, लातेहार, मनिका, महुआ डांड, गारू, बरवाडी, चंदवा, बालूमात, बारियातू, हेरहंज, और एक और छूट गया, क्या छूट गया, सरजू। सरजू है ना, सरजू चाहे सरजू। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जगह पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आप ठीक कर लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र 2 है, लातेहार और मनिका है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कितना है, NH 75 और 99।
है जो कि लातेहार से गुजरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या क्या है। तो प्रमुख नदियाँ में क्या चीज़ है, तो उत्तरी कोयल है, औरंगा नदी है, दामोदर है, इस सब का उद्गम हुआ है। ठीक है, प्रमुख खनिज क्या चीज़ है, तो कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोहा मिलता है। प्रमुख पर्यटक स्थल क्या चीज़ है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, कांति जलप्रपात है, लोध जलप्रपात है, घाघरी जलप्रपात है, मिर्चई जलप्रपात है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, महुआडांड अभ्यारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व है, परामू किला है, नेतरहाट है और तातापानी गर्म जलकुंड है। देखिए हम जब पढ़ा रहे थे तो आपका पलामू में पढ़े थे हम लोग पलामू का पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, जबकि है ना महुआडांड अभ्यारण्य पलामू जो है कि ये सब लातेहार में पड़ता है। पलामू किला, उसमें किला पढ़े थे ना, मेदिरा का किला पलामू में, तो जो बतलाया उस वहाँ भी बतलाए थे कि लातेहार में है, यहाँ पे मेंशन किया है लातेहार में। प्रमुख धार्मिक स्थल में क्या चाहिए, माँ उग्रतारा मंदिर चंदवा बहुत ही फेमस है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय है। अन्य तथ्य में क्या चीज़ है, तो अन्य तथ्य में क्या चीज़ है, सर्वाधिक 1% वाला जिला है। वाह क्या बात है, सबसे अधिक 1% वाला जिला क्या है, तो अपना जिला है लातेहार। नेतरहाट में बात करते हैं, नेतरहाट को पहाड़ों की रानी, है ना, पहाड़ियों की मल्लिका तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। देखिए नेतरहाट की विशेषता क्या है, पहला ये है नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी, है ना, पहाड़ियों की मल्लिका, सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। नेतरहाट एक पठारी क्षेत्र, चारों ओर से पहाड़ियों, नदी, झरने और जंगलों से घिरा हुआ है। नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, तो 3700 फीट में है, 3700 फीट में है। नेतरहाट झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला जिला है, सबसे ठंडा जगह नेतरहाट का ही है। नेतरहाट के निकट झारखंड का सबसे न्यूनतम, झारखंड में सबसे ठंडा कहाँ, तो नेतरहाट में हो आपको पाया जाता है, मिलता है। निकट विभिन्न पाठ है, जैसा नेतरहाट पाठ, है ना, पसरी पाठ, डमरू पाठ, जो भी पाठ, जमेडूरा पाठ, दासवान पाठ आदि हैं। नेतरहाट के नामकरण को लेकर दो धारणाएं हैं। पहली धारणा यह है कि यहाँ पहले बांस का बाजार लगता था, जिसके कारण इसका नाम बांस मतलब नेतुर व बाजार हाट को मिलाकर क्या हुआ इसका नाम, तो नेतरहाट पड़ गया। ठीक है, जबकि दूसरी धारणा के अनुसार अंग्रेजी के शब्द नेचर व हार्ट को मिलकर बना हुआ है। तो बांस से नेतुर हुआ और हाट होता बाजार, तो नेतरहाट कुछ लोग ये मानना है, कुछ लोग ये मानना है कि नेचर बहुत अच्छा है, हार्ट को टच किया तो इसका नाम हो गया नेतरहाट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके अलावा और क्या चाहिए, तो नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय भी स्थित है जो पूरे देश में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रसिद्ध है ना। यहाँ से बहुत सारे IAS IPS बन के निकलते हैं इस विद्यालय के विद्यार्थी। लातेहार जो जिला में बहुत सारे आए हुए हैं, उसमें अधिकतर जो है IAS अधिकारी जो है नेतरहाट के ही विद्यार्थी रह चुके हैं। बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर एडवर्ड गेट ने ग्रीष्मकालीन प्रभाव हेतु नेतरहाट को विकसित किया था। नेतरहाट में लगभग 100 वर्षों तक विशिष्ट ब्रिटिश सरकार का मिलिट्री कैंप भी स्थापित रहा, जिसे पानी की अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया था। यहाँ मुख्य रूप से असुर, बिरजिया, बिरहोर आदि जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसे असुर सबसे पुरानी जनजाति है। नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट सूर्यास्त के मनोरम दृश्य हेतु अत्यंत लोकप्रिय है। तो चलिए इस प्रकार से हम जो 3 पार्ट का वीडियोज़ है जिसका पहला हम आज कवर कर चुके हैं, और हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में। चलिए तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ में लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप बेल बटन को जरूर दबाएं, है ना, और लाइक करते हुए आप वीडियो को स्किप करें। धन्यवाद।